और बोली, नाजी बेटा, गर्मी की आदत अच्छी रहती है, क्या पता तुम्हारी जहाँ शादी होकर जाए वहाँ वो एसी न लगवा सकते हो, फिर क्या करोगी? नाजिया आंटी की बात सुनकर चिढ़ गई और बोली, खाला जान आप भी अम्मी की तरह शुरू हो गई हैं। और सैमा आंटी भी खुलकर हंसने लगी। मैं सुनकर मुस्कुराने लगा। मुझे देखकर नाजिया शर्मा गई और गुस्से से उठकर अपनी नानी के कमरे में चली गई। मुझे लगा शायद मेरा मुस्कुराना उसको अच्छा नहीं लगा, वो ज़्यादा गुस्सा कर गई है। मुझे थोड़ा दुख भी हुआ क्योंकि मेरी उस पर भी नीयत ख़राब हो चुकी थी। वो जिस्म के लिहाज से अपनी अम्मी की कापी थी। उसके जिस्म ने मुझे तो सोचने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन मैं नाजिया से पहले ज़्यादा उसकी अम्मी का अकाउंट खोलने में दिलचस्पी ले रहा था। यूँ खामोश बैठकर सोचते हुए सैमा आंटी ने मेरी तरफ देखा तो पूछा, काशी खैर है ना, क्या सोच रहे हो? मैंने कहा, कुछ नहीं आंटी जी, कुछ नहीं सोच रहा। फिर मैं टीवी देखने लगा। तकरीबन 9 बजे के करीब सैमा आंटी ने नाजिया को आवाज़ दी, नाजी बेटा ज़रा यहाँ आओ। नाजिया अपनी नानी के कमरे से टीवी लाउंज में आई तो आंटी सैमा ने कहा, नाजी बेटा मैं मजाक कर रही थी, मुझे माफ़ कर दो। नाजिया ने फ़ौरन सैमा आंटी के गले में हाथ डालकर उनका माथा चूमा और बोली, खाला जान आप कैसी बात कर रही हैं? मुझे पता है अम्मी भी और आप भी मुझे तंग करने के लिए मजाक करती हैं, मुझे कभी भी बुरा नहीं लगा। फिर आंटी ने कहा, बेटा जाओ अंदर जाकर चूल्हा बंद कर दो और ऊपर जाकर अपनी अम्मी को बुला लाओ, फिर खाना खाते हैं। नाजिया ने कहा, ठीक है खाला जान, और उठकर पहले किचन में गई और फिर ऊपर अपनी अम्मी को बुलाने चली गई। थोड़ी देर बाद नीचे आई और बोली, खाला जान अम्मी आ रही हैं, मैं खाना लगा देती हूँ। फिर सैमा आंटी भी उठकर किचन में चली गई और उन्होंने खाना लगा दिया और ऊपर से आसमा आंटी भी नीचे आ गई और सब मिलकर खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद मैं वॉशरूम में चला गया। वहाँ से फारग होकर टीवी लाउंज में आकर टीवी देखने लगा। नाजिया और सैमा आंटी बर्तन किचन में रख चुकी थी। नाजिया किचन में बर्तन धो रही थी और नाजिया आंटी और सैमा आंटी अपनी अम्मी के कमरे में ही बैठकर आपस में बातें कर रही थी। मैं बाहर टीवी देख रहा था। थोड़ी देर बाद सैमा आंटी और उनकी बहन कमरे की लाइट ऑफ करके बाहर आ गई और आंटी सैमा और उनकी बहन वहाँ में वापस आप बातें करने लगी। नाजिया भी वहाँ आकर छोटी के साथ खेल रही थी। मैं टीवी देखने में मशगूल था। फिर मेरी नज़र घड़ी पे गई तो 11 बज चुके थे। सैमा आंटी की बेटी नाजिया की गोद में सो चुकी थी और नाजिया अपने मोबाइल पे शायद कोई गेम या कुछ और कर रही थी और सैमा आंटी और उनकी बहन बातें कर रही थी। मुझे नींद भी आ रही थी। फिर सैमा आंटी ने कहा, बाजी रात काफ़ी हो गई है, आओ ऊपर चलते हैं आपके कमरे में, बाकी बातें वहाँ करेंगे। काशी भी थक गया होगा, ये भी सो जाएगा। सैमा आंटी ने नाजिया से कहा, नाजी बेटा छोटी को मुझे दे दो। फिर आसमा आंटी ने कहा, नाजी बेटा तुम छोटी को खाला को दे दो और हम भी ऊपर अपने कमरे में जा रहे हैं, तुम भी जाकर सो जाओ। नाजिया ने कहा, जी अम्मी ठीक है, और छोटी को आंटी सैमा को दे दिया और ख़ुद अपनी नानी के कमरे में चली गई। मैंने टीवी बंद किया और ऊपर उस कमरे में आ गया। थोड़ी देर बाद सैमा आंटी और उनकी बहन भी ऊपर आ गई। मुझे उनका दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। मैं बेड पर लेट गया और सोचने लगा कि हो सकता है अब सैमा आंटी अकेले में आसमा आंटी से बात करेंगी और अगर उनको मना लिया तो शायद आज ही काम हो जाएगा, नहीं तो कल ही होगा। मैं बस इन्हीं सोचों में गुम था कि मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। रात का तकरीबन 1 बजे का टाइम होगा जब मेरी प्यास की वजह से आंख खुल गई और मैं बेड पे उठकर बैठ गया। आसमा आंटी की सिसकारियाँ शायद नाजिया ने सुन ली थी और वो ऊपर आ गई और वो ऊपर आकर खिड़की के पास पता नहीं कब से खड़ी हम दोनों को देख रही थी। हालांकि मैंने कमरे में ज़ीरो का बल्ब लगाया हुआ था, लेकिन इसमें भी बाहर का आसानी से नज़ारा देख सकता था। अब आसमा आंटी तो घोड़ी बनी हुई थी और उसका मुंह नीचे ज़मीन पे था और तो वो देख ना सकी, लेकिन मेरी एकदम नज़र खिड़की पर पड़ने की वजह से मेरे पैरों में तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि नाजिया सब कुछ साफ साफ देख चुकी थी। वो वहाँ मेरे उसको देखने के बाद शायद चंद लम्हे ही ठहरी थी, लेकिन उसका चेहरा साफ बता रहा था कि वो एकदम लाल सुर्ख हुआ था और गुस्सा और बेयकीनी की कैफियत उसके चेहरे पे साफ अयां थी। और फिर वो कुछ ही लम्हों में वहाँ से गायब हो गई थी।
मेरी तो अब हिम्मत ही जवाब दे गई थी और इस कैफियत में ही मैंने ना जाने कब फ्री हुआ। मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा ना था और फिर मैं फ़ौरन गद्दे पे ही मुंह के बल गिर गया था और अपनी आंखें बंद कर ली थी। कुछ देर बाद ही आंटी नॉर्मल होकर बोली, सुनाओ काशी बेटा, मज़ा आया? लेकिन मैं तो शायद पता नहीं किन सोचों में गुम था। मेरा दिमाग काम करना छोड़ गया था। आंटी शायद बोलती रही लेकिन मैं कोई भी जवाब नहीं दे रखा था और मेरी आंखें बंद थीं। मुझे पता ही नहीं चला वो कब वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली गई थी। उनको कुछ भी पता ना था कि क्या धमाका हो चुका है और मैं इस धमाके की वजह से बहुत ज़्यादा हिल गया था और पता नहीं मुझे कब नींद आ गई और मैं सो गया। मेरी आंख उस टाइम खुली जब सैमा आंटी मुझे सुबह के 6 बजे ज़ोर ज़ोर से हिलाकर उठा रही थी। मैं उनका ज़ोर से हिलाने की वजह से फ़ौरन उठकर बैठ गया तो सैमा आंटी ने कहा, काशी ट्रेन निकल जाएगी, जल्दी से मुँह हाथ धो लो, हमको स्टेशन जाना है। मैं फ़ौरन उठा, नहाया भी नहीं और जल्दी से मुँह हाथ धोकर बाहर आकर अपना बैग उठाया और नीचे चला गया। नीचे आसमा आंटी ने ब्रेड और चाय गर्म की हुई थी। मैंने बस आधा कप चाय पी और एक आधी सी ब्रेड ली क्योंकि मैं वहाँ अब रुकना नहीं चाहता था। शुक्र था कि नाजिया अभी तक सोई हुई थी, मैं उसका मुंह नहीं देख सकता था। मैंने और आंटी सैमा ने भी आसमा आंटी को सलाम दुआ की। उनकी अम्मी भी जाग रही थी, उनको भी सलाम दुआ की। फिर हम दोनों घर से निकलकर स्टेशन की तरफ आ गए। घर से लेकर स्टेशन तक मैं बिल्कुल खामोश बैठा रहा। मेरा दिमाग कहीं और ही लगा हुआ था। स्टेशन पहुंचकर हमने थोड़ी देर ही इंतज़ार किया और फिर ट्रेन आकर स्टेशन पर रुकी। हम अपनी बर्थ में आकर बैठ गए। हमारी आने और जाने की टिकटें तो पहले ही चाचा ने बुक करवाई हुई थी और हमारे पास आने जाने की दोनों साइड की टिकटें पहले से मौजूद थीं। लिहाजा हम बर्थ में आकर बैठ गए। आंटी की बेटी तो घर से लेकर अब तक सोई हुई थी। ट्रेन अपने वक्त पे चल पड़ी लेकिन मैं बदस्तूर खामोश था और खिड़की से बाहर देख रहा था। हमें ट्रेन में सफ़र करते हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका था लेकिन अभी तक हम दोनों के दरमियान कोई बात शुरू नहीं हुई थी। लेकिन साइमा आंटी बार बार मेरी तरफ देख रही थी लेकिन कोई बात नहीं कर रही थी। फिर आंटी ने ही बात शुरू की और मुझे पूछा, काशी कहाँ खोए हुए हो? खैर है ना, इतने खामोश क्यों हो? सुबह से लेकर अभी तक खामोश बैठे हो, कुछ बोल क्यों नहीं रहे तुमने तो 3 दिन दिल भरकर मज़ा किया है, फिर मुंह क्यों लटकाए बैठे हो? मैं आंटी की बात सुनकर उनकी तरफ देखा और फिर दोबारा खिड़की से बाहर देखने लगा लेकिन आंटी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। आंटी की बेटी अभी तक उनकी झोली में सोई हुई थी। आंटी ने अपनी बेटी को सीट के ऊपर लिटा दिया और फिर मेरी तरफ देखकर बोली, क्या बात है काशी, क्या मसला है? तुम मुझे कुछ परेशान लग रहे हो। मुझे सैमा आंटी को कोई भी बात बताने की हिम्मत नहीं हो रही थी लेकिन फिर सैमा आंटी ने कहा, क्या मसला है, मुझे बताओ, तुम इतने परेशान क्यों हो? इतना कुछ हमारे दरमियान होने के बावजूद तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं? मैंने सैमा आंटी से कहा, ऐसी बात नहीं, आंटी जी बस थोड़ी सी परेशानी बनी हुई थी इसलिए खामोश बैठा था और आपको बताने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आंटी मेरी बात सुनकर अपनी सीट से उठकर मेरी वाली सीट पे आकर बैठ गई और मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोली, काशी बेटा मुझे बताओ क्या मसला है? मैंने फिर हिम्मत की और रात को जो धमाका हुआ था उसकी पूरी डिटेल सैमा आंटी को बता दी। मेरी पूरी बात सुनकर आंटी का मुंह लाल सुर्ख हो चुका था और उनके माथे पर पसीना साफ नज़र आ रहा था। वो मेरी बात सुनकर पहले तो कुछ देर मुंह नीचे करके बैठी रही, फिर यकदम मेरे कंधे से पकड़कर मुझे ज़ोर से हिलाया और बोली, काशी इतनी बड़ी बात हो गई, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने आंटी को कहा, आंटी जी ये सब रात का वाक़या है, उस टाइम सब सोए हुए थे, मैं इस टाइम किसको जाकर बताता, और सुबह को हम वापसी के लिए निकल आए हैं।